देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे गुरुम्। जियो जागो फाउंडेशन के तत्वावधान में आज के सफल आयोजन में मंच पर शोभायमान सभी विशिष्ट महानुभाव, जहाँ सब उपस्थित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साथियों, मोटिवेट भारत की बात भी, उसमें भी युवा के बारे में बात हुई। बात भी है मोटिवेट होना, समाज में आवश्यक बदलाव होना, युवा के लिए जरूरत भी है, मजबूरी भी है। लंबी जिंदगी उनके आगे पड़ी है और उसमें युवा कौन? उम्र तो एक फैक्टर हुआ, एक इंग्रेडिएंट हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि जो समस्याओं को पहचानता ही नहीं, किसी भी उम्र का, वो तो मेरा बच्चा है। जो समस्याओं को समझता तो है, लेकिन बगल काट के निकल जाता है, वो बूढ़ा है। और जो समस्याओं को समझकर अपने मन से दो दो हाथ करने को आगे बढ़ता है, वो युवा होता है। और जो बदलाव की बात कह रहे हैं, बदलाव मानस परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन, इस क्रम में होता है। बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सरकार बदल तो सब ठीक हो जाएगा। सरकारें तो क्रांति के द्वारा बदली गई दुनिया में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, 5 साल में नेपोलियन की तानाशाही में लौट आया। रूस में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में। 24 होते होते लेनिन के तिरोहित होने के बाद स्टालिन की अगुवाई में तानाशाही के रूप में तब्दील हो गया। चीन में जहां मनुष्य ने टॉलरेंस की सबसे बड़ी क्रांति लॉ के रूप में की थी, माओ त्से-तुंग आए सत्ता में, 12 साल लगा। अखबार में आया कि पेंग ते ख्वाई लिu शाओची अपमानित हो गए और लिन पियाओ वो पकड़ लिए गए। क्यों? क्योंकि वो साजिश रच रहे थे। जो लॉन्ग मार्च में 1 लाख लोग लाल सेना के साथ साथ एक दूसरे की प्राण रक्षा करते हुए बढ़ रहे थे, वही सत्ता प्राप्त होने के बाद 12 साल के अंदर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लिन पियाओ मारा गया हवाई दुर्घटना में। ये छोटी सी पीपुल्स डेली में प्रेस विज्ञप्ति हुई। इसलिए वो रास्ता नहीं है। और युवा को अब ये समझना पड़ेगा कि उनको रेडिकल थिंकिंग की अब जरूरत है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है, थिंकिंग बिग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक संक्रमण काल है। 500 साल से चली आई हुई व्यवस्थाएं जो उपनिवेशवाद से शुरू हुई, फिर हथियारवाद, क्योंकि उपनिवेशवादियों में आपसी झगड़े होने लगे। हथियारवाद का ही अंत हुआ है 2 विश्व युद्धों में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसी में और आगे बढ़ेंगे तो सरकारवाद आया, फिर बाजारवाद आया। बाजारवाद का चरम प्रकृति विध्वंस में है। अब तो सबको परिचय है प्रकृति विध्वंस का, किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दिल्ली में ही लोग भुगत रहे हैं उस वार्मिंग का नजारा। अभी तो मालूम पूरा नहीं पड़ा है ना।
यूरोप से चलने वाली हवाएं कार्बन पार्टिकल्स लेकर आ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का परिणाम है, और वो भारत के हिमालय के ग्लेशियर पर डिपॉजिट हुई है, और ब्लैक कलर हीट को एब्जॉर्ब करता है, आइस रिफ्लेक्ट करता है, और कार्बन डिपॉजिट के कारण ग्लेशियरों में दरारें पड़ गई हैं। तो उसका जो परिणाम है वो भुगत रहे हैं, आगे की आशंकाएं और ज़्यादा है। पढ़े लिखे लोग बता रहे हैं कि 2030 तक अगर नहीं संभाला गया तो स्थिति इरिपेयरेबल हो जाएगी। उसके भारत के संदर्भ में आप देखिए कि विगत इतने वर्षों में 50% बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हमारी यूएसपी है। 2% लैंड मास है भारत, 16% बायोडाइवर्सिटी का कस्टोडियन है भारत। तो ये हम स्थिति में पहुंचे हैं। तो अब प्रचलित बातों से काम नहीं चलेगा, एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। मानव केंद्रित विकास के रास्ते हम चले थे 500 साल, परिणाम हम देख रहे हैं। जिस गरीबी के बारे में बात चली, 30 साल पहले दुनिया की आबादी 600 करोड़ थी और $1 से कम में जिंदगी जीने वाले 65 करोड़ थे। अब विकास की आंधी चली, प्रकृति विध्वंस भी हुआ, दुनिया की आबादी 700 करोड़ हो गई, लेकिन $1 से कम में जीने वालों की संख्या बढ़कर दुगनी 135 करोड़ हो गई। भारत में 1% संसाधनों का पॉपुलेशन 57% संसाधनों का स्वामित्व रखती है। कमोडिफिकेशन हुआ है नारी का। इन सब के कारण अब एक अधिष्ठान बदल की जरूरत है, विकास की संकल्पना और समझ के बारे में, और वो नौजवानों को करना पड़ेगा। और ये पैराडाइम शिफ्ट है, मानव केंद्रित विकास की बजाय प्रकृति केंद्रित विकास। जमीन, जल, जंगल, जानवर के साथ जन का अनुकूल जीवन, उसकी व्यवस्था, उसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था, उसके अनुसार आर्थिक व्यवस्था, ये बड़ा परिवर्तन युग की अब मांग है। तो इसके लिए फिर प्रचलित स्टीरियोटाइप तरीके से काम नहीं चलेगा। इसके लिए समाज भी और सरकार भी। जैसे छोटी बात है, संकल्प लगाना, मोटिवेट करना है ना, बात ठीक है। सबसे पहले तो ये इच्छा होनी चाहिए ना। अपने यहाँ भी कहा है कि तन्मय मन शिव संकल्प वस्तु। भले शिव संकल्प शुभ का तो होना है। आपने पढ़ा होगा जोनाथन की किताब है सीगल, उसमें एक पक्षी है, समुद्र पार कर जाता है। क्यों, कैसे? तो हौसले महत्वपूर्ण होते हैं, पंखों की ताकत महत्वपूर्ण नहीं होती। ये सीगल बताते हैं। उसमें लिखा है आई कैन बिकॉज आई थिंक आई कैन। मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, मैं कर सकता हूँ, इसलिए कर जाऊंगा। ये जो संकल्प है, इसके लिए इधर उधर देखने से कौन मार्गदर्शक होगा या कौन गाइड होगा, नहीं। नौजवान को स्वयं ही का मार्गदर्शक और गाइड और प्रयोग से होना पड़ेगा। अब आदेश आज्ञा पालन से काम नहीं चलेगा। अब साहस, पहल और प्रयोग, जमीन, जल, जंगल, जानवर, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक व्यवस्था, जुडिशरी की व्यवस्था, सब में नए नए प्रयोग होने पड़ेंगे। ये जो नौजवानों की जिम्मेदारी है, इसके लिए वो तैयार हो तो मुझे लगता है कि नेतृत्व की अब एक कसौटी रहती है। आपको मालूम है, बुद्ध भगवान जब परिनिर्वाण के लिए जा रहे थे, बगल में बैठा था भिक्षु आनंद। उसने पूछा कि भंते, आप तो जा रहे हैं, अब हमारे कौन करेगा देखभाल? कहा कि नहीं, तुम चलो, सूर्य के प्रकाश में चलो। सूर्य का प्रकाश तो शाम के बाद मिलता नहीं है, तब क्या करें?
तो चंद्रमा की चांदनी में चलो, लेकिन चंद्रमा भी तो अंधियारे पक्ष में अस्त हो जाता है, अमावस्या को दिखता ही नहीं है। तब उन्होंने कहा एक दिया जला लो, उसके प्रकाश में चलो। कहा कि दिया भी अगर हवा के झोंके से बुझ जाए तो बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, अपनी आत्मा के प्रकाश में चलो, लेकिन चलो जरूर, रुको मत। ये बात है। तब बाद में वो तो चले गए। अब कैसे माने कि ये हमारी आत्मा की आवाज़ से मैं चल रहा हूँ, या मोहवश चल रहा हूँ, या भ्रमवश चल रहा हूँ। मुझे लगता है उसमें 3-4 कसौटियाँ ध्यान में रखें। हमारे कोई भी निर्णय जो हम करें, उस निर्णय के करते समय में एक बार कम से कम सोच लें कि हमारे घर के बड़े बूढ़े, उनकी शान में मेरा ये निर्णय बरकत देगा या नजरें झुका देगा। दूसरा, अपने घर के सबसे छोटे बच्चे पर ध्यान लाएं, ये हमारा निर्णय उसके हक में जाएगा या उसके खिलाफ जाएगा। तीसरा, कि अपने ही घर, दरवाजे, पड़ोस, गांव, सबसे गरीब आदमी का चेहरा सामने लाएं और ये सोचें हमारा निर्णय उसके हक और हित के लिए कितना साधक या बाधक रहेगा। अब का ज़माना इसका तकाजा यही होगा, ऐसा मानकर नौजवान इस दिशा में बढ़ें। मेरी ओर से बहुत बहुत उसके लिए शुभकामनाएं, और हम भी साथ देंगे करते करते जितना हमसे बढ़ेगा। धन्यवाद। आप आदरणीय केन गोविंदाचार्य जी जो अपने स्पिरिचुअल संबोधन दे रहे थे। केन गोविंदाचार्य हमेशा से स्पिरिचुअल संबोधन देने के लिए विख्यात हैं। आगे हम आपको मुझे लगता है कि धन्यवाद।